तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल विद क्यूट बॉय पे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। ये एक फैक्ट वीडियो है और ये फैक्ट हर किसी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए कि एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर जो होती है इसके बीच में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, एक्टिव, रिएक्टिव, एपरेंट पावर क्या होती है और क्या रिएक्टिव पावर जो होती है, आगे मैं क्वेश्चन दूंगा, क्या रिएक्टिव पावर बिल्कुल वेस्ट वाली पावर होती है या वेस्टफुल पावर होती है या रिएक्टिव पावर का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट पावर के बीच में क्या फ़र्क होता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टिव पावर की। ठीक है, एक्टिव पावर क्या होती है। देखिए, एक्टिव पावर वो पावर होती है जो सर्किट में ना कंज्यूम होती है। कंज्यूम यानी कि काम करके देती है, जो सर्किट में एक्टिव रहती है, जिसकी वजह से सर्किट में कुछ ना कुछ काम होता है। ठीक है, जो पावर डिसिपेट होती है सर्किट में उसको बोलते हैं एक्टिव पावर। ठीक है, एक्टिव पावर क्या होती है कि जो काम करके देती है सर्किट में। ठीक है, जो भी काम हमारा सर्किट में होता है, हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जो कुछ भी कार्य होता है, ठीक है, वो एक्टिव पावर की ही मदद से होता है। ठीक है, जो कि VI cos phi से रिप्रेजेंट होती है एसी सर्किट्स के अंदर। ठीक है, एसी सर्किट्स के अंदर एक्टिव, रिएक्टिव और एपरेंट तीनों पावर होती है। ठीक है, तो हम एक्टिव पावर की बात कर रहे हैं, यानी कि वो पावर जो कुछ काम करके दे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने घर में बैठा हूँ, ठीक है, अगर मैं अपने घर में, मुझे गर्मी लगती है, मैंने पंखा चलाया, पंखा चला के मैं स्विच ऑन करता हूँ, पंखा चलने लग जाता है। अब वो पंखा जो चल रहा है, घूम रहा है, हमें कुछ कार्य करके दे रहा है, किस पावर पे दे रहा है, एक्टिव पावर पे, यानी कि VI cos phi पे। ठीक है, तो जो पावर सर्किटरी में काम करके देती है उसको बोलते हैं एक्टिव पावर। उसको वोल्टेज इंटू करंट इंटू cos phi के एंगल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और घर में जो हमारा बिल आता है ना, जो बिल आता है हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, वो एक्टिव पावर कंजप्शन पे ही आता है हमेशा। ठीक है, अब रिएक्टिव पावर क्या होती है। ठीक है, अब देखिए रिएक्टिव पावर को कैसे समझते हैं। आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन थर्ड लॉ में आपने पढ़ा होगा, अगर कोई एक्शन होता है तो उसका कुछ ना कुछ ऑपोजिट रिएक्शन भी होता है। वही हम मान के चलते हैं कि एक्टिव पावर अगर हमारे सिस्टम में है तो भैया उसकी ऑपोजिशन रिएक्टिव पावर भी हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में होगी ही होगी। अब ये रिएक्टिव पावर आती कहाँ से है। देखिए, हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में कुछ रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रिएक्टिव एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, जो रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि कैपेसिटर हो गया, ठीक है, इंडक्टर हो गया। ठीक है, ये रिएक्टिव एलिमेंट्स को, इनको बोलते हैं रिएक्टिव एलिमेंट, क्योंकि रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, देखो, रिएक्टिव पावर, कैपेसिटिव एलिमेंट्स को रिएक्टिव एलिमेंट और इंडक्टिव एलिमेंट को रिएक्टिव एलिमेंट्स क्यों कहा गया, क्योंकि रिएक्टिव पावर पे काम करने वाले एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये रिएक्टिव पावर क्या होती है कि जो पावर कोई भी हमारा रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे कि कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, एक साइकिल में अगर कंज्यूम करता है ना, अगली साइकिल में रिटर्न कर दे। ठीक है, आपको पता है कि जो कैपेसिटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश करने के लिए पावर यूज होती है ना, वो रिएक्टिव पावर ही यूज होती है। ठीक है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश करती है ना पावर, वो रिएक्टिव पावर की ही मदद से हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन कैपेसिटर और इंडक्टर चार्ज डिस्चार्ज होते हैं तो क्या होता है, ये क्या करते हैं, जितनी साइकिल में एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, अगली एसी की अगली साइकिल में उतनी एनर्जी रिटर्न कर देते हैं, यानी कि जो नेट पावर होती है ना इनमें बनती है वो जीरो बनती है। ठीक है, इसीलिए रिएक्टिव पावर जो होती है ना प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली इंडक्टिव सर्किट की, वो जीरो होती है। ठीक है, क्योंकि जितनी कंज्यूम करते हैं अगली साइकिल में रिटर्न कर देते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। ठीक है, और रिएक्टिव पावर रिप्रेजेंट किससे करी जाती है हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में, VI sin phi से। ठीक है, करंट के साइन कंपोनेंट की पावर होती है। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, kVAR, यानी किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। छोटी यूनिट होगी VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। एक्टिव पावर की यूनिट क्या होती है, किलोवाट। ठीक है, और स्मॉलर यूनिट वाट। ठीक है, तो हमने एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के बीच में डिफरेंस समझा। एक्टिव पावर कार्य करके देती है, यानी कि कुछ ना कुछ पावर डिसिपेट होती है, करंट के कॉस के कंपोनेंट की वजह से होती है, किलोवाट में रेट होती है। ठीक है, और घर में जो हमारा बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से, वो एक्टिव पावर कंजप्शन पे ही आता है। रिएक्टिव पावर के बारे में मैंने आपको बताया कि रिएक्टिव पावर जो होती है रिएक्टिव एलिमेंट्स की वजह से होती है, जैसे कि कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, ये क्या करते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, जितनी पावर एक साइकिल में कंज्यूम करते हैं उतने में ही रिटर्न कर देते हैं। जैसे कैपेसिटर एक रिएक्टिव एलिमेंट हो गया, और कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश करने के लिए पावर काम में आती है, वो हमारे पास रिएक्टिव पावर आती है, और इंडक्टर में रिएक्टिव पावर आती है। ठीक है, एक बात और ध्यान रख लेना, वोल्टेज डिपेंडेंट पावर होती है रिएक्टिव पावर। जितनी रिएक्टिव पावर ज़्यादा होगी, वोल्टेज भी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, रिएक्टिव पावर वोल्टेज के कंट्रोल में काम आती है, ये वेस्टफुल पावर नहीं होती। और इवन जो कैपेसिटर इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश होता है, कैपेसिटर में मैग्नेटिक फील्ड एस्टैब्लिश होता है, किसकी वजह से होता है, रिएक्टिव पावर की वजह से होता है। रिएक्टिव पावर वेस्टफुल पावर नहीं है, ओवरऑल उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वेस्टफुल होता है, लेकिन वोल्टेज कंट्रोल में काम आती है।
फ्लक्स एस्टेब्लिशमेंट में रिएक्टिव पावर का यूज होता है कहाँ पे, ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर के अंदर मैग्नेटाइजिंग करंट सेटअप करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, वो किसकी वजह से होता है, रिएक्टिव पावर की वजह से होता है। रिएक्टिव कंपोनेंट ही तो होता है मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। तो रिएक्टिव पावर बिल्कुल भी वेस्टफुल पावर नहीं है। हाँ, हम मान के चलते हैं वो एक वेस्टफुल पावर है क्योंकि वो यूज ही नहीं होती सर्किट में, पर कुछ कुछ पैरामीटर्स के लिए यूज होती है, जैसे कि वोल्टेज कंट्रोल में यूज हो गया इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं एपरेंट पावर क्या होती है। एपरेंट पावर एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का फेजर सम होता है एपरेंट पावर, ठीक है, जिसको हम VI से रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट एम्पेयर, ठीक है। ट्रांसफार्मर की आउटपुट को किस में मेजर करते हैं, वोल्ट एम्पियर्स में, यानी एपरेंट पावर में, ठीक है। एपरेंट पावर जो होती है फेजर सम होता है एक्टिव और रिएक्टिव पावर का। इसको अगर हम फेजर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो S इज इक्वल्स टू P प्लस JQ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है एपरेंट पावर को, यानी एपरेंट पावर S होगी, P एक्टिव पावर होगी, J ऑपरेटर होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, और Q रिएक्टिव पावर होती है। तो S इज इक्वल्स टू P प्लस JQ से भी रिप्रेजेंट करता है, और जो मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें इसका तो S इज इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर से भी निकलता है, ठीक है। और ये हमारे पास एपरेंट पावर होती है दोनों का फेजर सम। और एपरेंट पावर की यूनिट स्मॉलर यूनिट वोल्ट एम्पियर्स होती है, बड़ी जो यूनिट होती है वो किलो वोल्ट एम्पियर्स होती है। शायद ही आपको आज के बाद कभी डाउट होएगा कि एक्टिव रिएक्टिव और एपरेंट पावर में क्या यूज होता है, ठीक है, क्या फ़र्क होता है, ठीक है। और मैंने ये भी बता दिया कि रिएक्टिव पावर जो है वो क्या होता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वेस्टफुल है, कोई यूज़ नहीं है उसका, है वोल्टेज कंट्रोल में यूज़ होता है रिएक्टिव पावर का, ठीक है। और एपरेंट पावर क्या होती है वो आप समझ ही गए, ठीक है। थैंक यू।